हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पिछले 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो पिछले पार्ट में जो हमने पढ़ा था वो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था कि गोल या ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बारे में पढ़ा था, हमने सोशल गोल्स के बारे में पढ़ा था और इंडिविजुअल गोल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रबंध का महत्व, यानी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, महत्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति, अरे यार सॉरी, कल की तरह ही हो गया, स्क्वायर रूट सा बन जाता है। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति बोलने का मतलब क्या है कि जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट आप किसी एक इंसान का तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ साथ आप पूरे टीम का करते हो। तो ये कर्मचारियों में टीम की भावना बनाती है और कोऑर्डिनेशन बिठाती है, और इसके हिसाब से वो जो लक्ष्य होता है वो सबका लक्ष्य बन जाता है। तो जब हम प्रबंध करते हैं, जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं, तो वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो। तो इसका महत्व ये है कि इससे हमें सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। हमारे जो क्या कहोगे आप इसे, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप या फिर टीम कह सकते हो, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीम को हम लोग प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज जो होती है, जो मैनेजमेंट होता है, उससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि आपकी वर्क एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। अब ये बात तो करेक्ट है कि आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर आप अनमैनेज्ड तरीके से काम कर रहे हो और मैनेज्ड तरीके से काम कर रहे हो। तो जब भी आप मैनेज्ड तरीके से काम कर रहे हो या मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हो तो आपके वर्क की एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तीसरे इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि ये गतिशील संगठन का निर्माण करती है। गतिशील यानी कि वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन का बनाती है। इट फॉर्म्स अ वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन। वाइब्रेंट, नॉट वाइब्रेट, वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी चुनौती आने वाली, जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं कंपनी के लाइफ टाइम में, ये उसके लिए क्या करती है, ये उसके लिए कंपनी को तैयार करती है। एक मैनेजमेंट जो है वाइब्रेंट बना करके आने वाले चैलेंजेस के लिए हमारी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करती है। नेक्स्ट ये है कि ये व्यक्तिगत उद्देश्य प्रबंध व्यक्तिक उद्देश्य को पाने में सहायता करता है। देखिए, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो एक टीम तो होती ही होती है कि टीम का आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एक आपका पर्सनल गोल भी होता है। एक आपका पर्सनल गोल, लाइक आप क्रिकेट टीम की बात कर लो तो उनका एक तो ये ऑब्जेक्टिव होता है टीम का कि मैच जीतना है। दूसरा, हर एक प्लेयर का ये भी तो होता है ना कि मुझे अपनी फॉर्म सुधारनी है, मुझे अपने फॉर्म, मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है। तो ये उसका क्या हो गया, ये व्यक्तिगत उद्देश्य हो गया। तो जब आप मैनेजमेंट के अंदर काम करते हो तो वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखती है और आपके साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन बिठाती है कि आप टीम वर्क के साथ साथ, आप टीम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप क्या कर सको, आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को भी कर सको। अब एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर कंपनी की सेल्स बढ़ाना, ग्रोथ करना, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन प्रमोशन पाना भी तो एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैनेजमेंट इस तरीके से ही एक कोऑर्डिनेशन बिठाती है जहां पर आप कंपनी के गोल को भी कर सको और साथ ही साथ आप अपनी प्रमोशन भी पा सको। जो लास्ट इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस आइटम जो कह सकते हो इसका, वो है समाज के लिए विकास में सहायक। तो एक जो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो हमने कहा था कि उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो रोजगार प्रदान करवाती है, नई तकनीकें लाती है, ऑप्टिमम रेट पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है। तो ये जो चीजें हैं, इसके साथ वो क्या करती है, वो समाज का विकास करती है। लाइक जब कलर टीवी लेकर के आए थे कंपनी, जब भी कलर टीवी लेकर के आई, तो जब कलर टीवी लोगों के घर में आए तो उसने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया ही। तो ये जब कार आई मार्केट में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो समाज को बढ़ाती है, विकास में सहायक होती है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। ओके। तो आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रबंध की प्रकृति, यानी मैनेजमेंट का नेचर क्या है। देखिए, मैनेजमेंट के लिए लोग बड़े कंफ्यूज है। कुछ लोग कहते हैं कि इट्स अ साइंस, इट्स एन आर्ट, और कुछ कहते हैं कि भैया ये एक प्रोफेशन है। अब कुछ लोग इसे आर्ट बताते हैं, कुछ लोग इसे साइंस बताते हैं, जबकि कुछ लोग इसे क्या कहते हैं कि ये इट्स अ प्रोफेशन है। तो हम जरा जानते हैं कि ये किस तरीके से है। तो हम लोग देखते हैं पहले, प्रबंधन एक कला के रूप में, यानी इन अ फॉर्म ऑफ आर्ट, कि अगर एक मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है तो उसके अंदर इसकी क्या क्या क्वालिटी है, एक आर्ट की क्या क्या क्वालिटी है। तो जब भी आप किसी आर्ट के बारे में पढ़ते हो या जानते हो तो आपको उसका प्रिंसिपल, फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। सैद्धांतिक का मतलब होता है फंडामेंटल, यानी बेसिक नॉलेज। फंडामेंटल, समझ लेना, फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, सैद्धांतिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अब सैद्धांतिक ज्ञान आप कैसे प्राप्त करते हो, तो आप एक
जिसके लिए क्रमबद्ध एवं संगठित अध्ययन सामग्री उपलब्ध होनी आवश्यक है। तो जब भी आप फंडामेंटल नॉलेज चाहते हो, बेसिक नॉलेज चाहते हो, तो आपको स्टार्टिंग से सारी सामग्री इकट्ठी करनी होती है एक कला के बारे में जानने के लिए। लाइक हम लोग पढ़ते हैं एनएसडी वगैरह के, हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखे हैं, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, ये सब क्या कहते हैं कि वहां पर इन लोगों को पढ़ना पड़ता है, यूरोपियन आर्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है, इंडियन आर्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है। इनकी आर्ट है ना, पर आर्ट के बारे में जानने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत बेसिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए और मैनेजमेंट में भी आपको पढ़ाई तो करनी पड़ती है, इसलिए क्या होता है, फंडामेंटल नॉलेज गेन करने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, इसलिए ये एक आर्ट है। सेकंड पॉइंट कहता है कि इसमें व्यक्तिक प्रयोग होता है। देखो, हर एक आर्ट का, अब ए आर रहमान का जो म्यूजिक है वो शंकर महादेवन के म्यूजिक से डिफरेंट होता है, और शंकर महादेवन का जो म्यूजिक है वो कहते हैं हिमेश रेशमिया के म्यूजिक से डिफरेंट होता है। तो हर एक इंसान अपने आर्ट फॉर्म को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली हर एक मैनेजर जगह के हिसाब से, अपनी कंपनी के हिसाब से अपनी मैनेजमेंट वैल्यूज को चेंज करता है, वो उसमें अलग तरीके से काम करता है। इसीलिए इसे एक आर्ट के फॉर्म में देखा जाता है, क्योंकि आप जगह के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हो आपने, और मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, मैनेजर टू मैनेजर ये क्या करता है, डिफर करता है, इसीलिए इट्स एन आर्ट। देन कहा गया है अभ्यास एवं सृजनशीलता, यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आएगा। कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो यही कहती है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये बढ़ के आएगा सामने, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये उतनी उभर के आएगी सामने। सो दैट्स द सेम पॉइंट विद दिस कि भैया मैनेजमेंट भी यही कहती है कि आप जितना करोगे ये उतना ज्यादा निखर के सामने आएगा। ठीक है, अभ्यास करना जरूरी है। अगर आपने चांदनी चौक टू चाइना देखी हो तो उसमें एक डायलॉग था कि आई डोंट फील फियर विद 100 मूव्स दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड वन टाइम, बट आई फियर द मूव दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड 100 टाइम। यानी कि अगर आपके पास 100 मूव ऐसे हैं जिसका आपने एक एक बार प्रैक्टिस किया हुआ है तो मुझे डर नहीं लगता, बट अगर कोई एक मूव है जिसकी आपने 1000 बार प्रैक्टिस की हुई है, मुझे उससे डर लगता है। तो यही वाली बात है कि एक आर्ट जो होती है वो बार बार प्रैक्टिस से आती है, और यस, मैनेजमेंट भी एक आर्ट के तौर पे इसलिए देखी जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इट्स एन साइंस, मैनेजमेंट इज अ साइंस। कुछ लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो भैया वो क्यों कहते हैं ये साइंस है, तो वो देख लेते हैं। तो विज्ञान की विशेषताएं क्या क्या है, सबसे पहली बात, ये मैंने जो साइंस होती है वो ज्ञान का क्रमबद्ध रूप जो सिद्धांतों, अभ्यासों एवं प्रयोगों पर आधारित होता है। तो जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने, जो आपको लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, उन प्रिंसिपल्स में उनके प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिस की गई है और उनको प्रैक्टिस में लाया गया है, उनको प्रैक्टिकल किया गया है, उसके बाद वो प्रिंसिपल्स दिए गए मैनेजमेंट के। और जब भी किसी चीज का क्रमबद्ध रूप से आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो वो विज्ञान कहलाता है। सो दैट्स जब भी आप सीक्वेंशियल नॉलेज गेन करते हो बाय एनालाइजिंग, बाय प्रैक्टिकल यूसेज, और देन उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाते हो, तो वो क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। दूसरा, नेक्स्ट वही बोला गया है कि ये प्रयोग एवं अवलोकन पर आधारित है। तो हमने इसको एनालाइज किया है, हमने इसको प्रैक्टिस किया है, हमने इसका यूसेज किया है, उसके बाद ये फंडामेंटल व्यूज लेकर के आए हुए हैं, इसलिए ये एक साइंस है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत जिन्हें कहीं भी तथा कभी भी सिद्ध किया जा सकता है। तो ये वाली बात है कि साइंस के जो भी रूल्स होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हर तरफ एक्सेप्टेबल होते हैं, उसे हम कहीं पर भी प्रूव कर सकते हैं और कभी भी प्रूव कर सकते हैं। सेम मैनेजमेंट के साथ भी है, मैनेजमेंट के भी जो सारे प्रिंसिपल्स है वो आप कभी भी कहीं भी प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है कारण एवं प्रभाव संबंध सिद्धांत, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, देखो, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट ये समझ आ गया। चलिए इसको हटा देता हूं मैं, सिर्फ मेरे को समझाना था कि कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव का मतलब कॉज एंड इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि देखो, जितने भी हमारे चार होते हैं, जितने भी हमारे प्रैक्टिस की चीजें होती है, वो सब किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई होती है और हर एक का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। मैनेजमेंट का भी यही है, मैनेजमेंट जो भी सिद्धांत लाता है उसको लाने का कारण क्या है और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ऑलरेडी संबंध स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, और इनमें परिस्थितियों के अनुसार यानी कि एज पर कंडीशंस इनमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, मनुष्य की प्रकृति परिवर्तनशील है। ठीक है, अ, इसे और मानव तत्व के विद्यमान होने से, यानी कि क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है, परिवर्तनशील है, दैट इज चेंजेबल है। ह्यूमन नेचर क्या है, चेंज हो सकता है। अब क्योंकि मैनेजमेंट में मानव आता है तो वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है चीजों को, इसीलिए हम इसे परफेक्ट कहते हैं, साइंस नहीं कहते, इसे हम लोग सोशल साइंस कहते हैं। इट्स अ साइंस बट नॉट
साइंस स्टडीज वाला, बट सोशल स्टडीज वाला साइंस। ओके, अब कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं भैया, जो मैनेजमेंट होता है लोग उससे अपने जीवन का साधन मानते हैं, तो यस इट कैन बी अ प्रोफेशन। ये एक, अरे यार एक तो मैं ये भूल जाता हूँ, इट कैन बी अ प्रोफेशन। तो पेशा जो होता है वो जीविका का साधन है, यानी कि बाय प्रोफेशन यू अर्न योर लिविंग। और इसके लिए आपके पास विशेष ज्ञान या इस प्रशिक्षण होना जरूरी है, यानी कि आपके पास स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है। इसकी विशेषताएं क्या है वो बताता हूँ। देखो, अगर आप कोई भी प्रोफेशन में जाते हो, जैसे टीचिंग का हो गया या डॉक्टर हो गए, मेडिकल लाइन हो गई या इंजीनियरिंग लाइन हो गई, तो पहली चीज तो ये है कि ये ज्ञान का सुभाषित निकाय होता है, यानी कि बगैर ज्ञान के इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। आप पेशा बना ही नहीं सकते, आपको शिक्षा अर्जित करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें प्रबंधित प्रवेश होता है। प्रबंधित प्रवेश का मतलब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, क्योंकि जब तक आपके पास योग्यता नहीं होगी, अब मेडिकल किसी भी बच्चे को ये थोड़ी ना बोलोगे जाके सर्जरी कर दो, जब तक वो पढ़ेगा नहीं, मेडिकल का एग्जाम नहीं निकालेगा, एमबीबीएस नहीं बनेगा, वो इलाज कैसे कर सकता है। तो ये हो गया। तीसरा, जब भी आप कोई प्रोफेशन करते हो तो आप हमेशा, आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। नेक्स्ट, नैतिक आचार संहिता, यानी कि आप मोरल वैल्यूज को ध्यान में रखते हो। ठीक है, आप अदर सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, आप अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा व्यवहार करते हो। देन लास्ट वन इज पेशागत परिषद। जितने भी हमारे पेशे हैं यानी प्रोफेशन है, वो किसी ना किसी संघ से यानी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं। चाहे आप नाई वालों की बात कर लो, जब भी आप किसी नाई की दुकान पे जाओगे, देखना उनके पास ना उनके एरिया का एक लिस्ट लगा होगा, वो लिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आती है। सिमिलरली मेडिकल का मेडिकल काउंसिल है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल है, इंजीनियर्स के लिए एक काउंसिल है, टीचर्स के लिए आपको पता ही है वो सारे के सारे एनटी सॉरी एनसीटीई से जुड़े हुए हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, है ना। तो एनसीटीई से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बताती है कि भैया अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो आपको किसी संघ से जुड़ा होना पड़ेगा। तो आज के लिए मैं बस यही बता रहा हूँ। आज मैंने आपको सिर्फ महत्व बताए हैं और इसकी प्रकृति बताई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इसके आगे की चीज करेंगे। एक और चीज आपको बता देता हूँ कि मैनेजमेंट के लिए, अब किसी इंसान को मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं कि उसके पास एक इस विशेष डिग्री या स्पेशल डिग्री हो ही हो। तो इसीलिए, लेकिन और उसे आचार संहिता का भी पालन करना पड़े, इसीलिए ये सारी विशेषताओं को संतुष्ट नहीं करता, इसीलिए हम इसे पूर्ण पेशा यानी कंप्लीट प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।